वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 से जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव, इसका तीसरा सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आपको बता दूं, बिल्कुल जो आपका 2023 का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल न्यू फॉर्मेट पर, जो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आधारित पेपर आपको हम करवा रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर है, अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं करने के लिए, आप उसके आंसर जो है मुझे लिखकर इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कहीं पर कोई गलती कर रहे होंगे तो आप उसको वहां पे सुधार लेना। टेलीग्राम चैनल अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं अपने आज के पेपर की तरफ। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये आपके सामने हिंदी इलेक्टिव का पेपर है, हिंदी ऐच्छिक का। और इसके अंदर जो कुछ निर्देश दिए होते हैं वो आप सभी को पता ही होंगे। ठीक है, 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का टाइम आपका रहने वाला है। और ये निर्देशों को पढ़ लेने के बाद हम यहां पर चलते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न आता है वो अपठित गद्यांश का प्रश्न रहता है आपका। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको कभी भी वीडियो में अपठित गद्यांश सॉल्व नहीं करवाता, क्योंकि हर किसी का अलग तरीका होता है गद्यांश को सॉल्व करने का, टाइम लगता है इसमें करने में। तो हम वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं बनाना चाहते, आपको जो मेन चीजें जो सॉल्व करवाने वाली है वो करवाएंगे। तो अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस आप जरूर करना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा जो गद्यांश है मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये गद्यांश खत्म हो रहा है और यहाँ से इसके प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं एमसीक्यूज, इनको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। अपनी कॉपी बना लीजिए एक सैंपल पेपर सॉल्यूशन की। जितने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करोगे ना, उतना आपको फायदा बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो ये पूरा गद्यांश है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। सेम चीज पद्यांश के साथ आपको करनी है। गद्यांश और पद्यांश ये अपठित होते हैं, ये सिलेबस के बाहर से आता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है रीडिंग की। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, और अगर आप पर्सनली बताना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आपके पास है अकाउंट। दोनों में से कहीं भी अपनी समस्या लिखकर बता सकते हो। अगर पद्यांश में कहीं दिक्कत आ रही है, गद्यांश में कहीं दिक्कत आ रही है, तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा पद्यांश था, इसके क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर लेना। अथवा मैं एक और पद्यांश दे रखा है, पहले वाला मुश्किल लगता है तो आप दूसरे वाला पद्यांश कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा आपने देख लिया होगा। अब इसके प्रश्न दिए हुए हैं तो इसको भी आपने देख लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड अब आपके एमसीक्यू से स्टार्ट होते हैं। यहां से प्रश्न नंबर 3, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई? तो वेब दुनिया इसका सही आंसर है। वेब दुनिया के साथ नेट पत्रकारिता शुरू हुई। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, समाचार पत्र पर प्रसारित करने के लिए जो आखिरी समय सीमा होती है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, डेडलाइन कहा जाता है, जो समय सीमा हमारी आखिरी होती है। फिर तीसरा है, संपादकीय लेखन का कार्य किसका होता है, कौन लिखता है? तो ये जो संपादक होते हैं और जो उनके सहायक संपादक होते हैं वो इस चीज को लिखने का काम करते हैं। कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ था? तो देखिए, जो कविता होती है स्टार्टिंग में वाचिक रूप उसका होता था, बोलकर होती थी, जो भी कविताएं होती थी मौखिक होती थी। ठीक है, नाटक कौन सा काव्य है? देखिए, श्रव्य तो नहीं है, महाकाव्य भी नहीं है, खंड काव्य भी नहीं है, ये दृश्य काव्य है। आप देखते हो, इसमें जो भी नाटक में होता है आप देख सकते हो उसे। अब यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। काव्यांश दे रखा है, कार्नेलिया का गीत है ये पूरा का पूरा, अगर आप इसकी लाइंस को पढ़कर समझ गए हैं तो। क्वेश्चन पहला ये पूछ रहा है कि हमारा देश कैसा है? अरुण और मधुमेह है, क्योंकि पहले ही लाइन में लिखा हुआ है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ओके, फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इसका क्या मतलब है? यानी कि जो अनजान लोग हैं, अपरिचित लोग जिनको हम जानते भी नहीं हैं, उनको भी हमारे भारत देश में शरण मिलती है। प्रस्तुत गीत कौन गा रही है? तो ये कार्नेलिया का गीत है। ठीक है, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री, जो कि सिंधु नदी के तट पर बैठकर ये गीत गा रही है। प्रातः काल कौन सुख बरसा रहा है? तो सुबह सुबह जो है उषा, सवेरा जो है वो सुख बरसा रहा है। आकाश में उड़ते छोटे पक्षी कैसे लग रहे हैं? उनके पंख मानो इंद्रधनुष के समान लगते हैं।
ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अब मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चंस हैं। करुणा जल में कौन सा अलंकार है? क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार है आपके हिसाब से? क्या मानवीकरण है, रूपक है, उपमा है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है? अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गद्यांश पूरा आपको समझ आ गया होगा, प्रेम घन की छाया स्मृति से ये पूरा गद्यांश आया हुआ है। चौधरी साहब जो है प्रेम घन, उनकी पूरी व्यक्तित्व की विशेषताएं इस गद्यांश के अंदर बताई गई हैं। मैं आपको बता दूं ये गद्यांश वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पेपरों में पूछा गया है। तो यहां से ये पूछा जा रहा है चौधरी साहब का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इस शब्द का प्रयोग तो उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी पूरा नाम था इनका, इनके लिए किया गया है। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। ये क्यों ऐसा बताया गया है? क्योंकि भाई वो बहुत मतलब अनुभवी थे, नॉलेज थी उनको, हो सकता है इस वजह से ही होगा। तीसरा है, लेखक ने चौधरी साहब को एक खास हिंदुस्तानी रईस क्यों कहा है? क्यों रईस कहा है आप बता सकते हैं? कि वे प्राय सभी पर्व त्योहारों पर लोगों को दान देकर उत्सव मनाते थे, वे अकूत धन दौलत के स्वामी थे, उन क्योंकि उनका बातचीत का ढंग औरों से निराला था, ठीक है, या क्योंकि वे सभी पर्व त्योहारों पर लोगों को शामिल कर उत्सव मनाते थे? तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं चाहता हूं आप भी इन्वॉल्व रहें, जब हम सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं तो लाइव चैट आपके साथ साथ चलती रहती है, तो आप वहां पे अपने ऑप्शंस बताते हुए चल सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा आपको कितनी नॉलेज है। फिर है, चौधरी साहब की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? तबियतदारी टपकती थी, मनोरंजन प्रेमी थे, बातचीत की अलग शैली थी उनकी, लेकिन ये तरफदारी जो है ये कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है उनके उसमें व्यक्तित्व में। फिर उसके बाद दो प्रश्न और हैं, आज आप इनको कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिख लिख कर आप मुझे इंस्टा पे भी भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप अपने आंसर दे सकते हैं। ये 5वां और 6ठा क्वेश्चन आपको लिखना है। फिर उसके बाद अंतराल के प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? रंगभूमि, ठीक है, रंगभूमि उपन्यास है, वहां से ये अंश है। अभिलाषाओं की राख का क्या मतलब है? यहाँ पे अभिलाषाओं की राख का मतलब है झोपड़ी के साथ जो उनकी अभिलाषाएं थी वो भी जल गई, क्योंकि सूरदास ने जो पैसे इकट्ठे किए थे वो झोपड़ी के साथ गायब हो चुके थे, तो ऐसे में उसको लगता है कि ये अभिलाषाएं जो थी मेरी वो भी जल चुकी हैं। सूरदास ने पैसे क्यों जमा किए थे? भाई वो पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था। तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो कि उपरोक्त सभी, इसका मतलब जो है इसके आंसर में उपरोक्त सभी आ जाएगा। बिस्कोहर की माठी पाठ के अनुसार गर्मी और लू से बचने का उपाय क्या है? दूध ज्यादा पीना, नींबू का पानी ज्यादा पीना, या कमीज में या धोती में गांठ लगाकर प्याज बांध लेना, ये इसका सही आंसर है जो बता रखा है आपके चैप्टर के अंदर। बिस्कोर की माटी के अंदर कोइया जो है शब्द, इसका क्या मतलब होता है? कोइया एक जल में उगने वाला पुष्प होता है, जल पुष्प इसको कहा जाता है। शरद ऋतु के अंदर जहां भी पानी भर जाता है वहां पे ये खिल जाता है। अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्नों के ऊपर, ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इनकी देनी है। तो सबसे पहले आपको एक रचनात्मक लेखन का प्रश्न आएगा। तो रचनात्मक लेखन का जो प्रश्न है इसमें का, खा और ग, इन तीनों में से किसी भी एक टॉपिक पे आपको लिखना है। तो आप लिखकर मुझे भेजिए इंस्टा पे, अपना फोटो खींच के क्लिक करके भेजिए, जो भी आप लिखते हो तीनों में से किसी भी टॉपिक पे, मैं चेक करूंगा, बता दूंगा कि कितना लिखना चाहिए, क्या गलती आप कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है अति सर्वत्र वर्जयते, या फिर वर्षा का एक दिन, भारत की भाषाई विविधता। मेरे हिसाब से तीसरा टॉपिक बहुत अच्छा है, भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, आप बहुत अच्छे से इसमें लिख सकते हैं। फिर है स्टिंग ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं? स्टिंग ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति पे अगर आपको शक है कि वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, तो आपको उसका राज सामने लाने के लिए गुप्त रूप से सबूत जुटाने की प्रक्रिया को ही हम स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। एक छोटा सा कैमरा लगा लिया जाता है शर्ट वगैरह पे, और फिर उसके बाद ऑपरेशन चलाया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? देखिए भाई, उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले मुखड़ा होता है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। फिर बॉडी का जो है वो पार्ट आता है, यानी कि जो उससे थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में। फिर लास्ट में समापन, जो सबसे कम महत्वपूर्ण बात होती है वो सबसे एंड में आती है। समाचार लेखन की बहुत प्रसिद्ध शैली है ये। तो बस दैट्स इट। फिर है 9वां प्रश्न, एक अच्छे समाचार की 3 विशेषताएं बताओ। तो देखिए, जो एक अच्छा समाचार होता है उसका शीर्षक जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, संक्षिप्त होता है और स्पष्ट होता है, सरल होता है, अर्थपूर्ण समाचार होना चाहिए, इसका कोई मीनिंग होना चाहिए,
और जो भाषा आप समाचार में यूज करते हैं वो विषय के अनुकूल होनी चाहिए, जैसा विषय वैसी भाषा। कविता में बिंबों का क्या महत्व है? तो देखिए ये बिंब वाला क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हो रहा है। तो भाई बिंब जो होते हैं ये और जो छंद होते हैं कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। हमारे जो बाहरी संवेदनाएं होती हैं वो मन के स्तर पर बिंब के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और आप यहाँ पर कह सकते हो कि कविता की भाषा, बिंब, छंद और संरचना, ये जैसा परिवेश होता है उसी तरीके से ये सब चीजें भी होती हैं। तो ये आप बिंब के अंदर लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि वह लता वहीं की जहां कली तू खिली। ये आपको जो प्रश्न दिए गए हैं कि नहीं, दो का उत्तर देना है 40 शब्दों में। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि कवि ये कहते हैं कि वह लता वहीं की थी जहां पर वह कली बनकर खिली, यानी कि वो कहते हैं कि सरोज अपने ननिहाल में ही पली बड़ी थी, वह उसी कुल में एक कली के रूप में बड़ी हुई और जिसमें उसकी माँ एक लता के रूप में बड़ी हुई थी, यानी कि अपने ननियाल में ही वो पली बड़ी, सब कुछ वहीं हुआ। तो यही वो कहना चाहते हैं। फिर आता है अगला प्रश्न, अघन मास में नागवती की विरह वेदना बताइए। अघन मास, तो अघन मास के अंदर क्या होता है कि दिन छोटा रात लंबी हो जाती है, जिससे जो नागमती है, जो विरहिणी है, उसकी वेदना भी और बढ़ जाती है और वह विरह की अग्नि में दिन रात जलने लगती है और ये असहनीय दुख उसको होने लगता है कि वो सहन नहीं कर पा रही है। घर घर में स्त्रियां रंगीन वस्त्रों से खुद को सजा रही हैं पर नागमती को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये उसके कुछ हालात हैं, यानी कि वो इस आग में जल रही है विरह की। तो दो प्रश्न आपको बता दिए हैं मैंने। अब है काव्यांश की साप्रसंग व्याख्या। तो इसमें एक तो ये आ रखा है देवसेना का गीत और अथवा में आ रखा है जो है ये मतलब मैंने देखा एक बूंद, तो वहां से ये काव्यांश आया हुआ है। ये वाला अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने देखा एक बूंद एक प्रयोगवादी कविता है, इसके कवि जो हैं वो अज्ञेय हैं। वो अगर मैं आपको बताऊं कि ये कविता जब लिखी गई थी तो एक और जापानी भाषा की कविता है हाइकू, उसी की तर्ज पर यह कविता लिखी गई। और इस कविता के अंदर बताया जाता है कि कैसे एक बूंद जो होती है समुद्र की, वो क्षण भर के लिए समुद्र से थोड़े टाइम के लिए उछलती है, ऊपर जाती है, सूरज के रंग में लाल हो जाती है और नाश कैसे उस बूंद का हो जाता है ये इसमें बताया जाता है कि क्षण का क्या महत्व है, एक क्षण में भी आपका नाश हो सकता है, ये बताया जा रहा है इसके अंदर। तो बहुत ही दार्शनिक सी कविता है, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल कविता है। इसमें जो बताया जाता है कि कवि कहता है कि बूंद के ढलते सूर्य की रोशनी से रंग जाने में उसे विराट के सामने लघु की नश्वरता से मुक्ति दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर बता सकते हो, क्षण भर के लिए ही सूर्य के प्रकाश के सामने बूंद आती है और वहीं पर बूंद का काम हो जाता है। तो पूरी व्याख्या अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे वीडियोस देख लीजिए, बहुत अच्छे से सारी कविताओं की व्याख्या हमने कर रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो में दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है 12वां प्रश्न। किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर आपको देना है 40 शब्दों में। तो इसके अंदर हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं दूसरा कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत जो है वो क्यों दिया। तो देखो ये ऐसा उदाहरण इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने घड़ी को केवल समय बताने वाली मशीन समझने तक ही सीमित ना मानकर घड़ी को खोल कर देखने, उसकी साफ सफाई करने और उसके पुर्जों के बारे में जानकारी हासिल करने का अधिकार सबको होना चाहिए, ऐसा लेखक मानते हैं। जैसे कि आप कहते हो कि धर्म के बारे में जानकारी जो धर्म का उपदेश देने वाले बाबा होते हैं उनके पास होती है, ये मतलब सिर्फ उनके पास ही क्यों होती है, सभी के पास जानकारी होना चाहिए, सभी के पास ज्ञान होना चाहिए, ताकि जो घड़ी है वो धर्म के साथ इसीलिए उसको जोड़कर बताया गया है कि जैसे घड़ी को कोई भी खोलकर देख सकता है, उसके बारे में जानकारी ले सकता है, वैसे ही धर्म के बारे में भी जानकारी सभी को होनी चाहिए। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि भाई चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। आपको इस क्वेश्चन में चौधरी साहब के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है। तो आप इसमें कह सकते हो कि चौधरी साहब एक रईस की तरह रहते थे, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षक थी। सभी जो त्योहार होते थे, बहुत नाच रंग होता था उनके घर पर, उनकी हर अदा से रियासत टपकती थी, तबीयतदारी टपकती थी। छोटा सा छोटा काम वो नौकर चाकरों से करवाते थे और नौकरों से वो काफी अच्छी भाषा में बात करते थे। सो ये इनकी पर्सनैलिटी थी। आप इसमें बता दो कि दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। फिर उसके बाद अगला जो प्रश्न आ रखा है हमारा वो है
ढेले चुन लो, ठीक है, वहां से ये काव्या ये गद्यांश आ रखा है जिसकी सा प्रसंग व्याख्या आपको बतानी है। तो इसमें लाइन पढ़ते हैं पहले तो क्या है। बकौल वात्सायन के आज का कबूतर अच्छा है, कल के मोर से आज का पैसा अच्छा है, कल के मोहर से आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए, लाखों को उसकी तेज पिंड से। तो इसमें सबसे पहले तो आप बताओगे कि ढेले चुन लो, ठीक है, ढेले चुन लो से ये आया हुआ है। और लेखक इसमें मोर, कबूतर, मोहर, पहाड़, चक्की बहुत सारे उदाहरण देता है और वो बोलता है कि भविष्य की नींव जो है हमारी वो कल्पना मात्र पर ना टिकाओ, ठीक है, जो वर्तमान का सच है उसको नकारो मत, भविष्य की कल्पना ज्यादा मत करो। वर्तमान की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है इसके अंदर, आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे ढेले चुन लेने वाली पहले एक प्रथा हुआ करती थी हमारे समाज में, कि मतलब लड़की को पता ही नहीं है उसकी शादी कब किसके साथ हो जाए, किसकी किस्मत में क्या आ जाए। तो ये ही इसके अंदर बताया गया है। फिर उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वो अंतराल बुक से आ रखा है, प्रश्न नंबर 14, कि एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो हम पहला प्रश्न अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो देखिए, हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। यानी कि सूरदास का चरित्र कैसा था वो आपको बताना है इस कथन के आधार पर। सबसे पहला है हार ना मानने की प्रवृत्ति। चाहे कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति रही हो, सूरदास कभी उन्होंने हार नहीं मानी, ठीक है, हमेशा वो दोबारा परिश्रम करने के लिए तैयार रहते थे। कर्मशील थे, काफी मेहनती थे, यानी कि अंधा होने पर भी उन्होंने इतने पैसे मतलब भाई जमा कर लिए थे और वो कभी मेहनत करने से कतराते नहीं थे। फिर है प्रतिशोध की भावना से मुक्त, वो बदला लेना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते ही नहीं थे कि मतलब उनको पता था कि भैरव के बारे में कि उन्होंने ये सब काम किया है, पर फिर भी सूरदास उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। और उनमें निर्णय लेने की एक क्षमता थी कि भाई मतलब वो सकारात्मक रहते थे, ठीक है, और कभी भी उन्होंने नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बहुत परोपकारी थे, सुभागी को बचाया करते थे जब जब उसका पति उसको पीटता था। बहुत ज्यादा मतलब जो आप कह सकते हो कि सहयोग करते थे, मदद करते थे। और एक उनकी विशेषता बहुत अच्छी है, आशावादी दृष्टिकोण, कि भाई मिठुआ जब खेल रहा होता है तो खेल खेल में मतलब बातें सुनकर सूरदास के मन में भविष्य की आशा जागृत होती है, भविष्य के बारे में वो सोचते हैं कि अतीत को भूलकर आगे की सोचनी चाहिए, जो हो गया जो बीत गया वो बीत गया। तो ये ही हमारा जो सूरदास का एक मतलब आप कह सकते हो कि जो पूरा चैप्टर दिया हुआ है उसमें यही उनकी चारित्रिक विशेषता है जो मैंने आपको अभी अभी बताई। तो ये सारी चीजें हमने इस पेपर में कर ली है, पेपर आपका यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर बताएं क्या आपको और पेपर चाहिए ऐसे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।